नमस्ते, जय हिंद। और अखाड़ा में आज दंगल चुनावी है। जी हां, आज इस चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम आनंद नरसिम्हन है और सुबह से हम लगे हुए हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आपको चुनाव की इस कवरेज को दिखाते हुए। कहीं ना कहीं सार निकल के यही आ रहा है कि कैप्टन धुआंधार, टीम असरदार तो 400 भी हो सकते हैं पार। लोकसभा 2024 में यही दिख रहा है, क्योंकि 4 बड़े राज्यों में जहां पर यह बात हो रही थी, जिसमें कि 3 राज्यों में सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी लड़ाई है, वहां बीजेपी ने इस तरह से छक्के मारे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के होश उड़ जाएंगे। देखिए, टारगेट महापोल में 2 ऐसे राज्य थे जहां पर अनुमान सही बैठ रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के पाले में जा रहा है, राजस्थान बीजेपी के पाले में जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े आए हैं इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया। कहीं ना कहीं 2-2 की बात हो रही थी कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ रिटेन करेगा और तेलंगाना बीआरएस से छीन लेगा। अब तेलंगाना में परिस्थिति ऐसी आके खड़ी हुई है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी हो सकता है लोकसभा 2024 में। अब जैसे जैसे ये अंजाम, ये रिजल्ट सेटल हो रहे हैं, बात आगे की हमें करनी पड़ेगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 पर पूरी तरह से भारी हुआ है, पूरी तरह से हावी हुआ है और एक ताबड़तोड़ जीत है। जहां यह कहा गया है कि मोदी सबसे भारी है, एक अकेला सब पर भारी नेशनल ट्रेंड है। और दूसरी बात, जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वाली बात जो है, ये कास्ट सेंसस वाली बात अभी इस चुनाव में तो नहीं होती हुई दिख रही। और जहां पर बीजेपी वीक है, वहां अगर लोकल पार्टी से आपका रुझान, आपका मन ऊब गया है, वहां कांग्रेस को फायदा हुआ है। ये साफ तेलंगाना में दिख रहा है। लेकिन 17 सीटें लोकसभा में तेलंगाना में है और बातचीत वहां पर हमें करने की जरूरत है कि आगे जाकर अगर बीआरएस से लोगों का मन उब गया है, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो रहा है, क्या हिंदू वोट काउंटर कंसोलिडेट बीजेपी की तरफ होगा? आंकड़े में आपको बताऊं कि 2018 में बीजेपी को 7% वोट मिला था तेलंगाना में, उन्हें 1 सीट मिली थी, 1 विधानसभा सीट। 2019 में क्या हुआ? हमारे सारे एक्सपर्ट्स यहां बैठे हैं। 2019 में क्या हुआ? 2019 में बीजेपी ने उस वोट शेयर को 19.69% किया और 4 लोकसभा सीटें जीती। अब की बार अगर 11 सीटों का रुझान तेलंगाना में दिख रहा है बीजेपी के पास और कम से कम 14% वोट शेयर, तो वो लोकसभा में क्या करेगा? और बीआरएस का जो वोटर, अगर इसको लगता है कि बीआरएस के कोई चांस नहीं है, तो या तो वो कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को देगा। और जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी फाइट होती है, वहां बीजेपी 80 to 85% कन्वर्जन की बात करता है। ये 196-200 सीटें थी, अब 220 सीटें पकड़ लीजिए। अब वहां पर 200-325 पार अप्रत्याशित जो उन्होंने टारगेट सेट किया था, क्या ये हो सकता है? हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं, विजय कौशिक जी हैं, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ हैं इस वक्त। राजीव प्रताप रूडी जी, नमस्ते, बधाई हो। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। इस चुनावी दंगल में, इस अखाड़े में तो आपने, लगता है आपका मतलब बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसा पटक दिया है, खासकर छत्तीसगढ़ में। आपको लगा था कि ये होगा? देखिए, हर लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं और चुनाव के पहले भी, एग्जिट पोल के दौरान भी मैं औसतन इन सब विषयों पर बहुत टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं जानता हूं कि क्या परिणाम को किस तरह से विश्लेषण किया जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट था, और हम लोगों ने इस बार जिस प्रकार से सभी राज्यों में, जो प्रमुख रूप से 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां लगभग हमने कोई लीडरशिप प्रोजेक्ट नहीं किया। केंद्र के भी नेतृत्व वहां लगी, केंद्र के से भी सांसद गए, मंत्री गए। और एक बड़ी बात जो स्थापित हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कि हमने एक पॉलिटिकल वर्कर जो एक सामान्य गांव देहात में काम करने वाला पंचायत स्तर पर है और एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है, हम सब लोगों ने कहा कि ये पार्टी की ताकत है। और ये जिस दिन पूरे जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो स्थापित हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके ऊपर एक और बैंड था जो बिल्कुल एपेक्स बैंड था, वो था देश के प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने कहा कि गारंटी है। लोग गारंटी किसी के कह देने से नहीं हो, बट किसी के प्रति अगर आस्था हो, अगर मैं अपने क्षेत्र में किसी वर्कर को कहता हूं कि मेरी गारंटी है, तो मुझ पर भरोसा करता। तो आज पूरा देश, अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरी गारंटी है, तो भरोसा हो। भरोसा इसलिए नहीं होता कि कल कुछ करना है, पिछला इतिहास, पिछला कार्यशैली, पिछला सोचने का तरीका, पिछला प्रयास,
ये सब मिल करके एक परिणाम देता है जो आज इन राज्यों में दिख रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत पर बड़ी राजीव जी- उपलब्धि है। ये जो गारंटी थी वो सचमुच की एक जेन्युइन गारंटी एक जेन्युइन पर्सन की तरफ से था, वो जो देश के प्रधानमंत्री है। और लोग सुनना चाहते हैं इस प्रकार की बात कि भाई कौन अंतिम रूप से जिम्मा ले रहा है। और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया फिर तो परिणाम बदल चुके ही थे। देखिए, कर्नाटक से क्या एक बहुत बड़ी सीख बीजेपी ने ये ली कि चाहे वो सेंटर स्टेट से सेंटर की तरफ कद्दावर नेता भेजे, उनको वापस जमीन पर भेजना जरूरी है, उनको जमीन पर काम करना जरूरी है। क्या ये वजह थी कि बहुत सारे सांसदों को, मंत्रियों को आपने कहा कि जाइए फिर से विधानसभा का चुनाव लड़िए? आपने कहा यू नीड टू हैव स्किन इन द गेम। अगर आपका फिर, क्योंकि ये वैसा ही हो गया ना कि अगर आप जीते तो ठीक है, बेड़ा पार, नहीं तो आपकी खत्म, पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए। ये अल्टीमेटम दे दिया कई लोगों को आपने। देखिए, किसी चुनाव अभियान का एक रेसिपी नहीं होता है और ये रेसिपी नेशनल स्ट्रैटेजी, इंडिविजुअल्स, एक कॉम्बिनेशन। और इसीलिए आप जहां आप उम्मीद नहीं कर रहे थे छत्तीसगढ़ में चर्चा आपके लिए, वहां भी इतनी अच्छी विक्ट्री मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह चर्चा था कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये इसलिए हुआ कि हमारी समझ में, हमारे पार्टी की समझ में, हमारे देश के प्रधानमंत्री की समझ में कुछ विषय थे स्ट्रैटेजिक, और उन्होंने एक कंक्लूसिव, एक कोहेसिव, एक लार्जर पिक्चर बना करके चुनाव लड़ा। और ये तो मैं समझता हूं कि दुनिया में इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट देश के प्रधानमंत्री को हम लोग सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि इस अभियान और जीत के बाद एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में भी उनकी सोच की तरीका है। तो ये कह देना फलाने को भेज दिया, ये नहीं, एक लार्जर पिक्चर। हमारी पॉलिटिक्स इंक्लूसिव है। देश के प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स क्या है? इंक्लूसिव है, नेशनलिस्टिक है, आइडियोलॉजी पर है, डेवलपमेंट है, स्पेस देते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पार्टी की अहमियत देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीबों के घर में अनाज है जी। और इसमें लेकिन ये सब राजीव जी आप कह रहे हैं, ये सब तो कर्नाटक में भी था। मैं कुछ यहाँ एक्सपर्ट्स हमारे साथ, मैं राजीव जी से आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि सिर्फ पीएम मोदी ही है कि पीएम मोदी का फैक्टर सबसे ज्यादा है, लेकिन नीचे ग्राउंड पे भी काम करना आवश्यक है? रूडी जी, देवेश शुक्ल बोल रहा हूं मैं। अच्छा, रूडी जी, देवेश शुक्ल बोल रहे हैं, आपको उनकी आवाज आ रही है? आ रही है, बताएं। अच्छा, रूडी जी सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान है देश में, वोट उसी पे मिलता है। और ये बात सच्चाई है कि अब राजनीति उस प्रकार की नहीं बची है कि आप पार्ट टाइम राजनीति करेंगे और देश और धर्म को गाली देंगे और चल जाएगा। पब्लिक अब समझने लगी है, पब्लिक विकास के साथ साथ में देश का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है और धर्म भी उसके लिए वही बराबर। तो आप कह रहे हैं कि देश और धर्म दोनों फैक्टर्स आते हैं। राजीव जी, क्या आप मानेंगे देश और धर्म दोनों फैक्टर्स अब सामने आए हैं? क्या हिंदुत्व वाला जो एस्पेक्ट है कितना काम कर रहा है? मैंने अपने विश्लेषण में ये सभी चीजों का हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक रेसिपी है, जो रेनबो ऑफ स्ट्रैटेजीज है, रेनबो ऑफ थॉट प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं किसी ने बहुत सुंदर से बनाया है और जिसने बुना करके लोगों के बीच में डाला है, लोगों का विश्वास है। और वो सबसे बड़ी ताकत है। आपको याद होगा पिछले चुनावों में हम तीनों राज्यों, मैंने आपको फिर कहा कि तीनों राज्य हम हार गए थे और पार्लियामेंट में हम बहुमत के साथ जीते थे। आज तो हम तीनों राज्य जीत भी गए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश भर में इसका रिपल इफेक्ट क्या होगा और क्या परिणाम आने वाले हैं। मैं 2024 का डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मुझसे कोई बात करेगा तो मैं 2025 का जो विश्लेषण करके नतीजे बताऊंगा वो 100% सही होगा। जो मैंने अपने मित्रों को इन 3 राज्यों के बारे में बताया था पर्सनल लेवल पर जी, वो बिल्कुल मैं सही था, क्योंकि मेरा अनुभव कोई दैनिक अनुभव नहीं है। 30 साल का अनुभव है पार्टी में, प्रवक्ता के रूप में, महामंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और आज एक सांसद के रूप में। तो हम सब लोग वॉच भी करते हैं और कुछ इंट्रिंसिक हम लोग। तो मैं देश के प्रधानमंत्री के राजीव जी, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, तो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। यहाँ पर कुछ विपक्ष की ओर रुझान रखने वाले इंडिया अलायंस के भी कुछ नेता हैं, कुछ वॉइसेस हैं जो ये भी देखना चाहेंगे कि हम टीम के साथ क्यों नहीं काम कर पाए।
उस पर भी बात करेंगे। सबीना तमंग लाइव रिजल्ट हब पे हैं और वहाँ तस्वीर हमारे सामने है जहाँ मनोज शर्मा शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़े हैं भोपाल में। जैसे ही वह बात शुरू करते हैं वहाँ जाएंगे। बट सबीना बताइए क्या अपडेट है? जो स्कोरबोर्ड हमें दिख रहा है, ये स्कोरबोर्ड आपको सेटल होता लग रहा है कि थोड़ा इसमें कुछ उलटफेर हो सकता है? सबसे पहले मैं रिजल्ट यहाँ पर बता देना चाहूंगी क्योंकि सीधा सीधा रिजल्ट हम लोगों के पास सबसे पहले आ रहा है। मध्य प्रदेश इस वक्त आपके सामने है जहाँ पर 3 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 2 में बीजेपी ने बाजी मारी है। रतलाम और शाजापुर का जिक्र यहाँ पर करें, 2 में बीजेपी जीती है और 1 में कांग्रेस ने बाजी मारी। अभी सिर्फ 3 सीटों के रिजल्ट आए हैं। बहुत फटाफट मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर नहीं है। एक बड़ा पैनल आपके साथ मौजूद भी है। राजस्थान को जब मैं खोल रही हूँ तो ज्यादातर बीजेपी सीट पर काबिज होती नजर आती है, जिसमें झुंझुनू ले लें। अच्छा सबीना, शिवराज सिंह जी बात कर रहे हैं मनोज से, सीधा वहीं चलते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है। उनके प्रति जनता का प्रेम, स्नेह और विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा, डबल इंजन की सरकार के काम 18 सालों में मध्य प्रदेश हमने बनाया है और योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। तो उन योजनाओं के क्रियान्वयन का असर है कि पूरा मध्य प्रदेश अब अपना परिवार है और परिवार की तरफ सोशल मीडिया पे चल रहा है एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। वो तो है ही, सच है वो। तो मतलब सर मध्य प्रदेश में लाडली बहना भी आप मतलब निश्चित तौर पर जो हमने क्रियान्वयन किया और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई, दोनों के बेहतर क्रियान्वयन से जनता के जीवन का स्तर सुधरा और भरोसा उनका हम पे है। इसलिए लाडली बहना भी महिला सशक्तिकरण की एक अगली कड़ी थी। बहनों को लाभ मिला, बहनें सशक्त हुई, उन्होंने हमें सशक्त किया। सर बीजेपी ने मतलब इस चुनाव में 4 राज्यों के अभी जो नतीजे आए इसमें एंटी इनकम्बेंसी से भी आप लड़े और अपने प्रो इनकम्बेंसी भी दी। देखिए आप देखिए बाकी राज्यों के परिणाम बताते हैं कि सरकारों के खिलाफ, राज्य सरकारों के खिलाफ एंटी, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी थी। जनता का प्यारा आशीर्वाद जी। एक सवाल आपसे आप चुनाव के पहले भी पूछते थे कि पार्टी कहती थी कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, मतलब अभी ये क्या कहेंगे अब जनता? देखिए हम लोग इतना छोटा सोच नहीं रखते कौन होगा, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। हम लोग एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं, अंग है और हमारा मिशन यानी पार्टी तय करती है हमको क्या काम है। पार्टी तय करती है कि हमको क्या करना है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर सबसे बड़ा चेहरा यही आपको लगता है कि लोकसभा 2024 तक कोई बड़ा फेर नहीं होगा, शिवराज सिंह जी यहाँ रहेंगे और राजस्थान में अगर बीजेपी की बनती है तो रानी साहिबा रहेंगी? मुझे लगता है देखिए शिवराज सिंह चौहान का मैं देख रहा हूँ कि पिछले 18 साल से सेवारत हैं, इसी का देखिए परिणाम है। बात है कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है और संगठनात्मक तौर पे बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। मैं बात करना चाहता हूं कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि शिवराज का एक ग्रुप नाराज है, बीजेपी का एक ग्रुप नाराज है, महाराज का एक ग्रुप नाराज है। इस सारी नाराजगी को दूर करने का काम किया अमित शाह जी की रणनीति। वहां पे भूपेंद्र यादव और खास करके उनको अश्विनी वैष्णव को भेज करके ये सारी नाराजगी दूर की। फिर बात करते हैं कि देखिए राजस्थान नाराजगी दूर नहीं की, सबको कहा टिकट लड़ो, चुनाव लड़ो, तुम्हारा करियर दांव पे है, जीतोगे तो बचोगे नहीं तो घुस गए। खास करके कांग्रेस की रणनीति को क्या हो जाता है, ऊपर छलांग मार के तो फिर देखिए नीचे फिसड्डी हो जाती है कांग्रेस पार्टी। आज छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सब देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जो वापसी हो रही है, उसके बावजूद भी क्यों इस तरह का परिणाम सामने को दिख रहा है? इसका मतलब क्योंकि राहुल गांधी जो शीर्ष नेतृत्व है, सबसे बड़े पनौती है कांग्रेस। देखिए किसी को भी कोई भी नाम बुलाना मैं नहीं समझता ठीक है, लेकिन एक बात है मैं सर से पूछना चाहता हूं, बड़े दिनों बाद आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। नमस्ते। ये जो अलायंस में केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि देखिए अभी 6 दिसंबर को मीटिंग बुला रहे हैं, पहले बुला लिया होता, पहले बात की होती। केसी त्यागी जी ने भी यही बात की, समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह जी भी बोले। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये अलायंस को मैनेज ही नहीं किया कांग्रेस ने, उसके अहम ने उसको लाइन पर लाके खड़ा कर दिया? निश्चित तौर पर मैं एक संदेश बीजेपी के लिए और एक कांग्रेस के लिए देना चाहता हूँ। बीजेपी के लिए तो ये संदेश है कि आप 3 राज्य जीत रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन कृपया इस जीत में देश का नुकसान मत करिए। इसे जातिवाद और सांप्रदायिकता फैलाकर उसका रंग दे गए कि हम हिंदू मुसलमान की वजह से जीते हैं, इससे देश का नुकसान होता है। कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि आपने कछुआर खरगोश की कहानी से कोई शिक्षा ली नहीं। आप थोड़ा सा ताकत आपको मिली, थोड़ी सी आपकी बढ़त सी दिखाई देने लगी तो आप इतने घमंड में आ गए
कि वो एक शायरा ने लिखा है नहीं कि जरा सा कुदरत ने जो नवाजा तो आके बैठे हो अगली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। नहीं है तो क्या बात जरा है, सा बहुत जो बढ़िया। ये कर्नाटक जीते और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा सा सुधार लगने लगा, तो कमलनाथ जैसे लोग इतने घमंड में आ गए कि फिर मुझे वो पंक्ति याद आती दिनकर जी की कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जाता है। ये कमलनाथ के विवेक शून्यता की वजह से मध्य प्रदेश तो कम से कम उसकी वजह से आ रहे हैं, वरना मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया माहौल था। इन्होंने न केवल एक पार्टी को नाराज किया, एक पूरे समुदाय को नाराज किया। इन्होंने जो ओबीसी और आदिवासी समुदाय को पूरी तरह नाराज किया, उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, और ये केवल इसका कारण केवल इनका घमंड था। घमंड था, आप कह रहे हैं घमंड था। दूसरी बात, अगर आपने हिंदू मुस्लिम पर का आरोप बीजेपी पर लगाया है तो, लेकिन अगर आप देखें तेलंगाना में पूरा मुस्लिम वोट जो है, पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ है तेलंगाना में, बीआरएस से शिफ्ट होके गया है।